का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अकोला की, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया और साथ ही कानूनी कार्रवाई में रुकावटें भी डाली। जी हां, महाराष्ट्र के अकोला में 13 मई की रात लगभग 11 बजे पुलिस थाने पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होती है। मामला यह था कि किसी ने सोशल मीडिया पर पैगंबर के लिए विवादित पोस्ट की थी और जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गई। लेकिन कानून को दरकिनार करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की आगजनी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते मामूली सा लगने वाला यह विवाद सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया। अकोला में दंगे में अब तक एक की मौत हो गई है, जबकि पुलिसकर्मियों सहित कुल 8 से ज्यादा लोगों जो कि घायल हैं। हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन ने अकोला में धारा 144 लागू कर दी। वहीं जानकारी यह भी है कि पथराव और आगजनी के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ सर तन से जुदा के नारे भी लगा रही थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी तो गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी, आखिर क्यों पुलिस की कार्रवाई में इनके द्वारा अड़चनें डाली गई। इस दंगे के पीछे कानून पर विश्वास न करने वाले सरिया कानून के समर्थक तो नहीं हैं। क्या सरतन से जुदा करने वाला गैंग फिर से एक्टिव हो गया है? इस दंगे के पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है? करेंगे आज इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में पीएफआई तो बैन हो गया, लेकिन अपने गुर्गों के जाल को पूरे भारत में फैला दिया। तभी तो एक बार फिर सर तन से जुदा का दानव जाग गया और एक हिंदू को काल के गाल में ले गया। वीरों की भूमि, जहां बड़े बड़े आक्रांताओं ने अपने घुटने टेके, महाराष्ट्र। लेकिन आज उनकी नस्लें हिंदुओं के दमन को आतुर हैं। ताजा मामला अकोला से सामने आया, जहां शनिवार की शाम को एक इंस्टाग्राम के विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। तभी जिहादियों की भीड़ थाने पर जुटने लगी। बढ़ती जिहादियों की भीड़ ने थाने को अपने आगोश में ले लिया और वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सब कुछ हिंदू सामने आए तो जिहादी भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पथराव के साथ जिहादियों ने आगजनी करना भी शुरू कर दिया। हिंसा के दौरान लगभग 10 बाइकों समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक महिला की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। हालातों को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। स्थिति नियंत्रित है, लेकिन तनावपूर्ण है। डॉक्यूमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। उसके बाद ये दो कम्युनिटीज के बीच में तनाव रहा, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है। कुछ गाड़ियों के ऊपर भी पथराव हुआ, जिसमें गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक जगह पे गाड़ियां टॉर्च भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहां पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। आज पुलिस प्रशासन ने हेवी डिप्लॉयमेंट सिटी में रखा है, जिसमें स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की कंपनियां भी है, राइट कंट्रोल पार्टीज भी है, सीनियर ऑफिसर्स भी यहां पे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी शामिल थे उनको जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में ले। जानकारी ये भी है कि इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव और आगजनी के दौरान सर तन से जुदा के नारे भी लगाए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके 25 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से अकोला को भड़काया गया, आके
उसमें झोंक दिया क्या और इस बीच स्थिति को किस तरह से हालांकि संभाला गया, धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। एक जरा सा पोस्ट था, उस पोस्ट के बाद इस तरह की हिंसा क्यों, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब शिकायत की गई थी उसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी, आगजनी करने की क्या जरूरत थी, आखिर क्यों पुलिस की कार्रवाई में अड़चनें डाली गई, दंगे के पीछे कहीं सरिया कानून के समर्थक तो नहीं हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, हमारे साथ संवाददाता सबसे पहले स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही साथ राजेश मिश्रा हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, वो हमें पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, अभी हालात क्या है, सब कुछ बताएंगे वो। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी स्नेहल का रुख करूंगा। स्नेहल, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले सवाल यही है, पूरा मामला आपने सुना, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से अकोला को यहाँ पर भड़काने की कोशिश हुई, आज अकोला जल रहा है, जगह जगह आगजनी की गई, अभी की स्थिति क्या है अकोला में? बिल्कुल संभव, ये पूरा मामला कल रात का है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के ऑर्डर जो है वो कल रात में ही दिए गए थे। इसलिए आज सवेरे से ही यहाँ पर जो बंदी का माहौल है वो दिख रहा है पूरी तरह से। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा भी यहाँ की पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऐसे में जितनी भी सुरक्षा का मामला हो या फिर सभी मंदिर मस्जिदों के सामने भी एक सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बढ़ाया गया है। और साथ में आज सवेरे एक शांतता बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के बड़े लोग या फिर शहर के गणमान्य लोग और साथ में सामान्य जनता के साथ कुछ संगठन के लोगों को भी यहाँ पर शांतता बैठक के लिए पुलिस ने बुलाया था। और उस बैठक के बाद पुलिस द्वारा फिर कड़े इंतजाम के भी आदेश दिए गए हैं। संभव लेकिन स्नेहल, इस स्थिति को देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब यहाँ पर थाने पहुंचते हैं लोग, शिकायत करते हैं, शिकायत दर्ज होती है, पुलिस को द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या ऐसे लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था जिसके बाद यहाँ पर इस तरह का ये तांडव मचाया, क्या इस तरह की हरकतें की गई? ये कई सारे सवाल यहाँ पर आज खड़े होते हैं स्नेहल। बिल्कुल संभव, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब वो अपने ओर से वो बताने गए थे कि ये इस पर इस तरीके का मैसेज आया है, उस पर विवादित ये बयान आया है, उसके बाद उन्होंने जब पुलिस स्टेशन गए थे तब उनकी संख्या सिर्फ 25 लोगों की थी। और फिर 1 घंटे बाद इतना बड़ा जमाव अगर 2 व्हीलर पर आता है तो वो उनका प्री प्लान था, वो पूरी तरह से समझ में आता है। और जिस तरीके से नारे वहां पर लगाए गए, क्योंकि हमारे पास वहां के फुटेज है, सर तन से जुदा के नारे पुलिस स्टेशन जो रामदासपेट पुलिस स्टेशन है उनके प्रीमाइसेस के सामने उन्होंने वहां पर ये तन से जुदा के नारे लगाए हैं। जहां जहां भी तन सर से जुदा के नारे लगते हैं वो क्षेत्र पूरी तरह से पीएफआई के अंडर होता है। ये बात पिछली बार चर्चा में सामने आई थी, तो हम ऐसे में इस समय इस सजग भूमिका में आ सकते हैं कि कहीं पीएफआई जैसी बड़ी संस्था भी इस पूरे मामले के पीछे या फिर इस दंगल के पीछे, क्योंकि सिर्फ दंगल में किसी की जान भी गई है, सिर्फ दंगल नहीं हुई, दंगल में जान जाना बहुत बड़ी बात है। साथ में उन्होंने बड़े पैमाने पर 2 व्हीलर जलाए हैं, मंदिर के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। मैंने जो कुछ वो 12 बजे के समय रात में कर सकते थे उन्होंने वो सब किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पावरफुल कोई संस्था, पावरफुल कोई व्यक्ति उनके पीछे होने के बाद ही वो इतनी बड़ी संख्या में या फिर प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने ये सब नतीजा हमें। स्नेहल, जिस व्यक्ति की मौत हुई है क्या उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? वो व्यक्ति कौन था? क्या उसको टारगेट करके उसको मारा गया? नहीं, टारगेटेड तो वो नहीं मरा है, क्योंकि वो जो दमकल का व्यक्ति था, जिस तरीके के समय यहाँ पर जलाया गया, ये सब मोटरें जलाई गई, जो यहाँ पर जलने की जो बात हुई है तो वो दमकल के लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन विशेष बात है कि दमकल के लोग या फिर पुलिस प्रशासन के लोग वहां आने के बावजूद भी ये जो भीड़ थी वो अपना काम कर रही थी, वो दगड़ फेंक कर रही थी, वो पत्थर बरसा रही थी। तो उस पत्थर बरसाने की वजह से उनका जो है वो उनकी मौत हुई है। हालांकि किसी जलते जगह पर को शांत करने के लिए, पानी बरसाने के लिए या फिर अंदर जाकर वो आग को काबू पाने के लिए जो दमकल
कर्मी होता है उनकी मौत होती है, लेकिन दमकल कर्मी की पत्थर लगकर मौत हुई है, ये पहली बार हम कह सकते हैं कि सामने आया है जी। संभव। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं, स्थानीय निवासी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी आंखों देखी स्थिति क्या है वहां पर, क्या हालात बयां हो रहे हैं अभी अकोला में? राजेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया। लेकिन स्नेहल, जैसे कि आपने बताया कि एक पुलिसकर्मी यानी कि जिसकी मौत हुई है, और भी कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ पर घायल हुए हैं। कई बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। किस तरह से वहाँ पर पत्थर आए और किस तरह के ये सब कुछ, मानो लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, कि पहले से ये पूरा प्रिप्लान किया गया था कि किस तरह से अकोला को अशांति की आग में झोंकना है। स्नेहल है जो नहीं चाहते हैं कि वहाँ हिंदुत्व का बात हो या फिर हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़े। उन 7 नगर सेवक, सॉरी विधायक नहीं, नगर सेवक है, उन से उन्होंने उनकी पहल के जो सरकारी कार्यालय है वहां पर उसको का आग्रह किया था, यानी वो जिले को इस्लामिक जिला बनाने के लिए अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी द केरला स्टोरी जैसी जो मूवी है और इस समय वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है, उस मूवी को लेकर उन्होंने अपने जो धर्म के ऊपर किस तरीके से गलत चीजें सामने आ रही है ये बताने का उनका प्रयास करने की उन्होंने बात की। लेकिन उसमें भी हिंदुओं को उन्होंने गाली दी। जब हिंदुओं को गाली देने की बात आई तो किसी हिंदू व्यक्ति ने भी उस पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी। तो उस प्रतिक्रिया का इतना बड़ा रूप करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो शहर जो है, वहां के विधायकों की संख्या जो है, या फिर उस शहर के जो लोग हैं जो इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो ठाकरे गुट के भी इस समय जो लोग हैं वो भी मुसलमान जो विधायक हो या फिर मुसलमान जो नगर सेवक हो उनके सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे अगर मामला देखते हैं पहले से अब तक, या फिर वहां पर बढ़ती जनसंख्या के आधार पर भी हम बोल रहे थे सकते हैं कि ये पूरी तरह से प्री प्लान मामला है जो इस वक्त पूरी तरह से हमारे सामने एक जलता हुआ शहर बनकर सामने आया है। संभव लगता भी ऐसा है कि कोई बड़ा प्रभावशाली इनके पीछे है, इनके साथ है, जो कि इसको पूरा सह दे रहा है। राजेश मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही, बिल्कुल आवाज जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अभी ताजा हालातों को किस तरह से बयां करेंगे? अकोला में इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है, आपकी आंखों देखी? अभी यहाँ जो है वातावरण शांत है। जो कल रात को घटना हुई, अभी जो मैडम बोल रही थी वो कौन बोल रहे थे, कौन सी मैडम की बात कर रहे थे? जो हमारी सहयोगी है, हमारी संवाददाता है वो। नहीं, अभी उन्होंने जो टिप्पणी करे कि भाई उद्धव गढ़ के जो नेता लोग हैं वो मुस्लिम लोगों के फेवर में है, ये टिप्पणी ठीक नहीं ना, बरोबर, ये ठीक नहीं ना राजेश जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी इस वक्त स्थिति क्या है अकोला में, उसके बाद मैं आगे आपसे बढ़ूंगा और भी सवाल करूंगा मैं आपसे। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बैठा ही हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं कल वहां था, कल क्या हुआ वो मुझे मालूम है, मैं कल वो बीच में था उसके। लेकिन अभी जो मैडम थे वो अगर बोल रहे होंगे कि ठाकरेगढ़ के जो नेता लोग हैं वो मुसलमान के फेवर में उनकी तरफदारी कर रही है, किसने बोला ये चीज? स्नेहल कुछ बोलेंगे, बोलिए स्नेहल। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से पहले से अगर हम बातें सामने आई है कि वहां पर हिंदू जो सरकारी कार्यालय है कि जो वहां पर जो पार्टी लगी हुई है, वहां पर जो नेम प्लेट लगी है उस पर मुस्लिम नाम यानी उर्दू का प्रयोग है, ऐसी बात वहां पर सामने आई थी। उस समय हमने खुद होकर ठाकरेगढ़ के जो वहां के लोग हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कोई भी एक्शन या फिर कोई भी चीज उस पर रिएक्ट करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी खुद ने की हुई बात है। तो ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा मामला जो है, क्योंकि हम वो वहाँ के जो प्रखर हिंदुत्ववादी लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, मैंने उसके आधार पर ये कहा था। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर इतना बड़ा मामला अगर सामने आया है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उद्धव ठाकरे, हालांकि मैं ये कहूंगी कि कोई बड़ी संस्था है या फिर कोई अगर कोई बड़ा नेता है तो वो कोई तो भी होगा जिसकी वजह से ये बातें सामने आई।
जी, आप जो बोल रहे हैं, आपने जो उर्दू की बात करी, उर्दू क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम देखिए राजेश जी, कुछ भी है जो हमारी जांच में सामने आया, जो हमने तहकीकात की, उसमें कुछ इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस जस्टिफाई करेगी कि इस हिंसा के पीछे असल साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरा वही बोलना है। क्या हो गया है कि जैसा मैं आपसे शुरुआत किया बातचीत करने का, अगर वहां पर आपके कोई एंकर अगर ये चीज बोलते होंगे कि उद्धव ठाकरे गढ़ के कुछ लोग उनके फेवर में है, ये गलत बात है ना। मैं यहाँ पर शिवसेना का शहर अध्यक्ष हूँ, मैं शिवसेना का यहाँ नगर सेवक हूँ। यहाँ पर कब कब घटना हुई, जब घटना में सबसे आगे शिवसेना के नगर अध्यक्ष हैं आप? कौन से, उद्धव गुट या शिंदे गुट? सेना का नगर सेवक, मैं शहर अध्यक्ष हूँ। नहीं, उद्धव गुट या शिंदे गुट? मैं उद्धव ठाकरे गुट का हूँ। हाँ, वो तो आप शिवसेना उनके पास रही नहीं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। शिवसेना हमारे, शिवसेना उद्धव ठाकरे का है ना, वो कोई कुछ भी बोले, हम तो उसके, और हम प्रखर हिंदूवादी है। हम लोग पीछे होके जय श्री राम बोलने वाले लोग नहीं है, हम सामने आके खड़े होके बोलने वाले जय श्री राम बोलने वाले। चलिए ठीक है राजेश जी, और भी सवाल है, जवाब इसको लेकर भी लेंगे, लेकिन बात हो रही है अकोला में जिस तरह से हिंसा हुई है, अकोला में जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की गई है, उसके पीछे आखिर कौन है, कौन इसको सह दे रहा है, और जो हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है, क्या उसके असल गुनहगार क्या पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और सहयोगी स्नेहल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। राजेश जी, सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है कि महज जो ये हिंसा हुई है उसके पीछे ये इंस्टाग्राम में जो पोस्ट किया गया था वजह वो है, या फिर इसको पीछे से आग कोई और लगा रहा था, कुछ और ये मामला ये लग रहा है आपको? कल जब ये घटना हुई, किसी को भी पता नहीं था। कुछ लोगों ने क्या टिप्पणी किस पे करी, ये हम लोगों को पता नहीं है। अचानक 200-400 गाड़ी लेके कुछ मुस्लिम युवक, या जो वहां से कहां से रामदास पेट से, जो यहाँ से हमारा जो घटना जहाँ हुई वहां से 4-5 किलोमीटर फर्क है। हाँ। वहां से कुछ मुस्लिम युवक निकलते टू व्हीलर के ऊपर, 300-400 लोग नारेबाजी करते हुए। तो मेरा ये बोलना है कि उस समय पुलिस वाले कहाँ थे? दो थाने बीच में गिरते, वो उसके बाद में यहाँ आने बाद में रास्ते चलते लोगों को मारपीट करना, गाड़ी फोड़ना और नारेबाजी करना। क्या नारेबाजी हो रही थी? आपने सुना होगा, आपने बताया, क्या नारेबाजी हो रही थी वहां पर? नारेबाजी जब गया वहां पर नारेबाजी उनकी बंद हो गई, लेकिन लोगों ने जो बोलना था कि भाई अल्लाह अकबर, नारेबाजी जो कर रहे थे, और ये भी कहा गया कि सर तन से जुदा, ये वाले नारे फिर से लग रहे थे। ये चीज तो हमारे सामने नहीं हुई, ये बता रहा मैं, अल्लाह अकबर ये चीज वो बोल रहे थे। हाँ। लेकिन मेरा ये बोलना है कि हम तो लोग सामने आए, हम सामने जाके वहाँ खड़े हुए उनके सामने, वहाँ उन्होंने पत्थरबाजी हमारे पर करी। हाँ। उसका हमने जो भी हमको करना था, हमने रिप्लाई करने की कोशिश किया, हमने शांत करने की कोशिश किया। जहाँ पर हमको लगा कि हमको यहाँ जवाब देना, वहाँ जवाब देने की कोशिश किया। हाँ। लेकिन अगर वहाँ पर जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ से अगर 50 फुट के ऊपर डिपार्टमेंट है, थाना है, वहाँ 50 फुट पर शिव अपने राजराजेश्वर मंदिर है, वहाँ पर कोई अगर असामाजिक तत्व पत्थरबाजी करता है, अंदर आके तोड़फोड़ करता है, तो पुलिस वाले 1.5-2 घंटा थे कहाँ पर? अरे पुलिस का डिपार्टमेंट जो था, उन्होंने बिल्कुल लोगों को छोड़ दिया था कि भाई तुम मारो और मरो। ये पद्धति से यहाँ पर आज रात भर चला। और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग रहते, जहाँ पर वातावरण खराब होने के चांसेस है, वहाँ पर पुलिस देना जरूरी है। तो भी इतना होने बाद में भी वहाँ पर आज भी पुलिस का बंदोबस्त नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर 300-400 मुस्लिम युवक अगर रास्ते चलते आ रहे, तो हम लोग, प्रशासन क्या कर रहा, डिपार्टमेंट क्या कर रहा? ऐसे लोगों पे कड़क कार्रवाई होने को ना, जो भी जिसने गुनाह किया होगा उस पर कार्रवाई होने ना। अगर किसी ने किसी के भावना दुखाया होगा, लेकिन ये पद्धति नहीं ना, तुम रिपोर्ट दो, वहां पर गुना दाखिल करो, उन पर कार्रवाई कराओ नियम से, लेकिन तुम लोग बाहर निकल के लोगों को मारझोड़ करेंगे। एक गरीब आदमी मर गया, उसकी देहांत हो गया, उसके 2 बच्चे हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कौन जवाबदार है इसका? इसका जवाबदार केवल पुलिस प्रशासन है। स्नेहल, अभी राजेश जी ने कहा कि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर पुलिस मुस्तैद रहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस तरह से पुलिस पूरी तैनात नहीं रहती है, ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये सब स्थितियाँ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल संभव, क्योंकि ये बात हमने अकोला में इसके पहले भी देखी है और साथ में हमने अमरावती में भी देखी है। हालांकि उस समय की स्थिति अलग थी, सरकार अलग थी, लेकिन पुलिस का रवैया तब भी वही था, आज भी वही सामने आया है। जब तक गृह मंत्री के यहाँ से सख्ती के ऑर्डर नहीं आए, उसके बाद ही यहाँ पर सख्ती होते हुए नजर आई, क्योंकि पहले सख्ती के ऑर्डर आने दिए गए, उसके बाद सख्ती लगाई गई। हालांकि उस समय
पुलिस प्रीमाइसेस के अंदर अगर नारेबाजी होती है, अपने पास सरतन से जुदा के फुटेज भी है सुदर्शन के हाथ में लगे हुए, तो ऐसे अगर खतरनाक, क्योंकि हमने 1 जान 2 जान देश ने गंवाई है इस नारे की वजह से, अगर इस नारे पर और अगर काम होता है तो निहायत लोगों की जान जाने की संभावना होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का कितना सजग होना जरूरी है। अगर चश्मदीद लोग भी अगर ये कह रहे हैं, जैसे राजेश जी ने कहा है कि वहां पर इतनी प्रीमाइसेस में इतने बड़े पैमाने पे लोग गाड़ियां लेकर आए, नारेबाजी की, राह चलते लोगों को भी तकलीफ दी, किसी को मारा या फिर पत्थरबाजी की, मंदिर पर पत्थरबाजी हुई, यह पूरा तमाशा होते रहा, लेकिन पुलिस की ओर से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सच में राजेश जी कहते हैं वैसी ही घटना है कि पुलिस बिल्कुल सुस्त नजर आई थी। जब उन्हें ऑर्डर मिले उसके बाद ही उन्होंने कार्रवाई की। क्या मरने के लिए लोगों को वहां पर उन्होंने जो है वो चांस दिया था? स्नेहल, अभी जांच किस तरह से चल रही है तो यहाँ पर जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। ऐसे आज नागपुर शहर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि हमने पूरी तरह से जांच के ऑर्डर दिए हैं और कल रात में ही हमने सख्ती के भी ऑर्डर दिए थे। ऐसी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने कही है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष बाबुल सुप्रियो जी ने ये कहा है कि सख्ती के ऑर्डर है, संचार बंदी की गई है और अभी तो इंटरनेट सेवा भी बंद है। लेकिन स्नेहल कि जिसने इस तरह के भड़काऊ नारेबाजी की सरतन से जुदा, ये गैंग फिर से एक्टिव हो रहा है लग रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र इसको झेल चुका है। लेकिन क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन लोग हैं वो जिसने इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी की, इसको परिश्रय दिया, इसको और ज्यादा भड़काया? क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ऐसी बात भी सामने आई है कि 25 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 25 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और जिसने जो अमजद खान जिसने ये वायरल मैसेज किया था उसको भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। ये भी बात सामने आई। ठीक है राजेश जी, जैसे कि स्नेहल ने भी बताया कि इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी हुई, आपको नहीं लगता कि देश में एक बार फिर से ये गैंग एक्टिव हो गई है? अभी ये नारे बंद होने चाहिए, क्योंकि इन नारों ने कई लोगों की जान ले ली है, ऐसे लोगों ने कई लोगों की जान ली है। बिल्कुल, मैं ये मत से सहमत हूँ। ये जो घटना हुई ये भविष्य के लिए या अकोला शहर के लिए या देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत बड़ा यानी आगे भविष्य में समाज का नुकसान है। हाँ, कल जो हुआ ये कभी हमने 2002 का दंगा देखा, हमने 1992 का दंगा देखा, कभी इस प्रकार दंगा हुआ नहीं। 1-1, 2-2 घंटे लोग रास्ते पे खड़े होके पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद में भी यहाँ कोई पहुंच नहीं पा रहा, डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है। और जो लड़कों ने सहयोग दिया, सहकार्य किया, अगर समझ लो मेरे घर पे कोई पत्थर मारता है और मैं अगर पत्थर बाहर मैं उतर के उसका जवाब देता हूँ तो कार्रवाई मेरे पे हो रही। 2 लड़के ऐसे वहां पर है कि जो लड़कों के घर फोड़े और उन लोगों को जाके पुलिस वालों ने जमा करके रखे हुआ है। यानी ये कौन सी पद्धति से कार्रवाई है? यानी एक तो तुम्हारी जो भूमिका थी वो संशय की भूमिका है कि अगर थाने को लग के लोग अगर वहाँ हमला कर रहे हैं, थाने के सामने मतलब कि कार्रवाई हिंदुओं पर ही की जा रही उल्टा। वही, अरे 2 लोगों को जो बेचारे जिनका कोई लेन देन नहीं है, उन लोगों ने सहकार्य किया कि भैया यहाँ दंगा चालू है, भैया यहाँ दंगा चालू है। और मैं कंटिन्यू एसपी साहब के, एसडीपी साहब के, टीआई साहब के कांटेक्ट में था कि सर यहाँ प्रॉब्लम चालू है, यहाँ लोग घुस गए, यहाँ देखो। उसके बावजूद 2 लड़के बेचारे जो बिल्कुल बेगुनाह है उनको वहां पर जाके जमा कर लिए, थाने में उनको बिठा के रखे हुआ है। ये पद्धति यानी एक्चुअल जिन लोगों की गलती है उन पर कार्रवाई हुई नहीं। 200-400 लड़के अगर वहां से आते हैं, जगह जगह भी सीसी कैमरा लगा है, क्यों नहीं करते तुम उनको कार्रवाई? उनके ऊपर जिन लोगों ने शुरुआत करवाई उन पर कार्रवाई करो ना। ये बाद में कार्रवाई होंगी, जिन पर उन पर कार्रवाई करो। आज हमारे यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घर टूट गए, लोगों के घर में लूटमार हुई। यानी कि पुलिस का जो रवैया है वो बेहद सुस्त नजर आता है। लेकिन एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे कि आपको क्या लगता है जो ये हिंसा हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या बहुत बड़ी साजिश नजर आती है, बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है आपको? मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको इनका? मेरा जो स्थानीय, मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ, मैं 20 साल से नगर सेवक हूँ, मैं शहर के अंदर 25 साल राजकारण कर रहा। कल की जो भूमिका थी, पुलिस इतना निष्क्रिय हो सकती नहीं। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा है, पुलिस इतना निष्क्रिय हो सकती नहीं। इसके पीछे क्या कारण है कि 1.5 2 घंटा पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे क्या कारण है? इसकी चौकसी होना आवश्यक है। इसके पीछे कुछ न कुछ संशय जरूर है, क्योंकि पुलिस
इसलिए पुलिस पे हमको भरोसा है। आज अगर पुलिस है तो कानून जिंदा है, लेकिन कल जो तरीका था, अगर आम आदमी से बात करेंगे आप या किसी से पूछेंगे जहाँ पर ये घटना हुई, तो आपको आदमी ये लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पर पुलिस 1.5 घंटा 2 घंटा 500 मीटर के दायरे में, जहाँ थाना है वहां से 500 मीटर के दायरा में, वहां से 100 मीटर के दायरे में अगर 1.5-2 घंटे पुलिस नहीं पहुंचती, इसके पीछे कारण क्या है ये हमको भी मेरा सवाल राजेश जी ये था कि इस हिंसा के पीछे क्या लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनका हाथ है या फिर जो देश विरोधी ताकतें हैं जो इनको सह दे रही हैं? 2 चीज है इसके पीछे। जो देश विरोधी है वो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, और जिसको इसका फायदा लेना है वो भी उसका फायदा ले रहे हैं। हाँ, इसमें कोई 2 मत नहीं है। ठीक है। और स्नेहल, जैसे कि यह भी जानकारी सामने आई कि 120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी, और भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। क्या लगता है कि और भी अभी गिरफ्तारियां होना बाकी है? बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ा जो आया था वो 25 लोगों का ही आया था और उनका जो आइडेंटिफाई किया है वो संख्या बड़ी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। सीसीटीवी के कैमरे के आधार पर जो जानकारी मिली है उनको, वहां तक वो पहुंचने के लिए अब कितना समय लेंगे, क्योंकि उन्होंने 500 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने 2 घंटे लगा दिए जाने के लिए, तो इन बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अब कितना समय लगेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। संभव। स्नेहल, बहुत धन्यवाद आपका, और राजेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया, सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि इतना सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद यहाँ पर क्या पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं अधूरी हैं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो आखिर वो पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।